और उनकी नीति, जब से वो सत्ता में दोबारा आए हैं तब से उन्होंने निर्धारित कर लिया है कि दुनिया चलेगी तो उनके मुताबिक, नहीं दुनिया में शांति भी उनके मुताबिक, युद्ध भी उनके मुताबिक होंगे। सब कुछ तय वो करेंगे, कोई तीसरा तय करने वाला नहीं रहेगा। सारी चीज़ें उनके अनुसार होंगी। 90 दिन, और हर 90 दिन में एक देश उनके आगे नतमस्तक हुआ है। आप उठाइए, एक लिस्ट बनाइए। आप पहले, मैं आपको बताता हूँ, चीन उनके सामने ताइवान के मुद्दों पर झुका है, व्यापार के मुद्दे पर झुका है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर चीन को अमेरिका ने अपने सामने झुकाया है। फिर आते हैं ईरान पर। ईरान और इजराइल के बीच खुला मोर्चा खुला, और उस मोर्चे को शांत करने के लिए अमेरिका पहुंचा अपने B-2 बॉम्बर्स को लेकर। तो ये अमेरिका अब ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है कि साफ तौर पर अगर पैसे मैं खर्च कर रहा हूं तो उसका बेनिफिट भी मुझे होगा। और तीसरा मोर्चा, जो अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा अपने आप को संगठन कहता है, वो संगठन है यूरोपीय संघ। और यूरोपीय संघ को भी अमेरिका ने, या कहिए ट्रंप ने, अपने सामने झुकाया है, नतमस्तक किया है और कहा है कि मेरे अनुसार काम करने के लिए आप तैयार रहें, आप अपने अनुसार नहीं चलेंगे। और आप सबको पता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य संगठन अगर कोई है तो वो है नाटो। और नाटो में कौन से देश आते हैं, इससे आप सब वाकिफ़ हैं, हम बहुत बार बता चुके हैं। यूरोप इसका गढ़ है, लेकिन यूरोप को जो सैन्य सहायताएं मिलती हैं, सैन्य सुविधाएं मिलती हैं, अब अमेरिका का साफ कहना है कि अगर मेरे अनुसार नहीं चलेंगे आप तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं का मतलब है कुछ नहीं। कूटनीति में अमेरिका ने सबको पीछे छोड़ा, व्यापार में अमेरिका ने सबको पीछे छोड़ा, और राजनीति में तो पीछे छोड़ा ही है। तो आज चर्चा इसी बात की कि इन 90 दिनों में, हर 90 दिन में जो अमेरिका किसी न किसी देश को अपने आगे नतमस्तक कर रहा है, इसके पीछे क्या है रणनीति, और इस रणनीति का वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे साथ हैं आदर्श। मेरा सबसे पहला प्रश्न तो यही रहेगा कि ये जो 90 दिन की जो स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी के अंतर्गत जो काम करते हैं ट्रंप, इस स्ट्रेटजी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, क्या है ना कि ट्रंप जो है एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। ट्रंप, हमने बताया कि हर 90 दिन में उनका स्ट्रेटजी, हर 90 दिन में किसी न किसी एक देश पर कूटनीतिक रूप से कंट्रोल लेना, क्योंकि चीन और रूस जो हैं उनसे आगे निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं, अमेरिका से आगे तो इसको अगर किसी तरह के तरीके से अगर दबाया जा सकता है तो वो तरीका यही है कि उन देशों पे कूटनीतिक कंट्रोल, जैसा कि आपने बताया कि ताइवान वाले मुद्दे पे चीन को झुकाया, ईरान उधर, वेनेजुएला अभी हाल फिलहाल। तो ये तीनों देश अगर आप देखें, अगर निकालें, लबो-लुआब निकालें, एक साल का अगर उनका पूरा कार्यकाल और लबो-लुआब निकालें, तो इन तीनों जगहों पे यानी कि 90 दिनों की गैप के अंदर जो चीज़ें हुई हैं उससे सारा कुछ वहाँ चेंज हो गया है। ईरान में अभी जो तानाशाही खामनेई की जो चल रही थी वो डमाडोल हुई है, वो सख्ते में हैं, कई महीनों से वो घर से बाहर नहीं निकले हैं, बंकर में छिपे हुए हैं। चाइना जो है ताइवान वाले मुद्दे पे उस प्रकार से एक्शन नहीं ले पा रहा, जिस प्रकार से उसने अपने आप को वहां पर चारों तरफ अपनी सैन्य प्रैक्टिस करी। जिस आप कह सकते हैं कि जितनी तत्परता से आपने सैन्य अभ्यास किया, उतनी तत्परता से आप वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे जिस प्रकार से आपको रिएक्ट करना चाहिए। दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में जिस प्रकार से आप रिएक्ट करते हैं, चाइना बाकी मुद्दों पे आप जिस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, उस प्रकार से आप ताइवान के मुद्दे पर रिएक्ट नहीं कर पाते। और ये सच है कि ताइवान को अगर चीन चाहे तो उतनी तो पोटेंशियल है चीन के अंदर कि वो अपने अधीन कर सकता है, बिल्कुल अपनी सैन्य ताकत के दम पर। लेकिन क्यों नहीं कर पाता? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिका और अमेरिका की कूटनीति, अमेरिका की
सैन्य शक्ति, और उसमें भी सबसे बड़ी चीज है व्यापार शक्ति। व्यापार शक्ति में अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। प्रश्न यहीं से मैं आपसे पूछूंगा कि अमेरिका की व्यापार शक्ति, व्यापार, क्योंकि मैंने जितना अभी तक 12वीं क्लास में हमारा एक चैप्टर था अमेरिकी वर्चस्व का दौर, हमें पढ़ाया जाता था, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अमेरिका के वर्चस्व के 3 प्रमुख तरीके हैं। एक है राजनीतिक तरीका, एक है आर्थिक तरीका, और एक है सांस्कृतिक तरीका। तो अमेरिका, मैंने जितना समझा है कि पहले तो अमेरिका संस्कृति का जाल भेजता। अच्छा, ये आप जो चैप्टर कह रहे हैं ना, आर्थिक, सांस्कृतिक, इनको इस सांस्कृतिक, राजनीतिक, इन दोनों को भूल जाइए, एक ही पे फोकस करिए, आर्थिक। हाँ जी, आर्थिक जो है इसी पे ट्रंप काम कर रहे हैं, इसी के तहत सारी चीजें हो रही हैं। और इसी के तहत जब ट्रंप आए थे, सत्ता में आए थे, तो सबसे बड़ा जो फैसला उन्होंने लिया था, डॉज का गठन किया था जी। सबसे बड़ा, पहला, सब आते के साथ ही जो एलन मस्क के हवाले सारा कुछ कर देना, उसके बाद कटौती हुई थी, कई सारी जो गवर्नमेंट छटनी हुई थी, मतलब कई लाखों लोग जो है ना, वो उनको नौकरी से हटा दिया गया था, आप समझो। तो ये कॉस्ट कटिंग, सबसे पहला जो इनका जो फैसला था, कॉस्ट कटिंग था। दूसरा जो फैसला था, इमिग्रेशन, उस पर सख्ती किया इन्होंने कि अगर देश में आप आ रहे हो, देश में चीज़ें कर रहे हो, तो आपको टैक्स देना होगा। इमिग्रेशन और सब जो जब हटाना, लोगों को भेजना, वापस भेजना, इमिग्रेशन जो भी वहाँ पे रह रहे हैं उसके लिए कड़े कानून लाना, दूसरा फैसला। तीसरा फैसला, पूरी दुनिया पर टैरिफ लागू करना। तो आप सोचो ना कि आप, अभी तक मैंने 3 मुद्दे बताए, इन तीनों मुद्दों में अगर कोई मेन मुद्दा है और कोई सबसे रिलेटेड है तो वो है आर्थिक। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि आर्थिक मोर्चे पे अमेरिका जो है कमजोर हो गया है, तो वो अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। और इसी के तहत ये जो 90 दिन वाला जो चल रहा है, खेला चल रहा है उनका, ट्रंप साहब का, कि हर 90 दिन में किसी न किसी एक देश को कूटनीतिक रूप से टारगेट करना है, और उस 90 दिनों में वो सारा प्लान बनाते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, उस प्लान के तहत अपनी आर्मी और जो कुछ भी हर चीज पूरा तामझाम, पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे, दोनों तरफ से ये चीजें वो कम करने की कोशिश करते हैं, और अपना कंट्रोल उन देशों पे कूटनीतिक रूप से स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं और कर रहे हैं लगातार। तो मतलब ये मान के चलूं मैं कि, और मैं जो सांस्कृतिक का बात कर रहा था, ईरान में अगर जो मैं प्रोटेस्ट देखता हूं, वो प्रोटेस्ट आप देखेंगे तो वो सांस्कृतिक पहलू ज्यादा दिखता है मुझे, वहां राजनीतिक आर्थिक पहलू कम है। क्योंकि मुझे जो लगता है कि वहां पर लोग जो उनके ऊपर इतने दिनों से जो उनको बंद कर दिया गया है, उनको बुर्के के अंदर बंद कर देना, उनको मतलब आज़ादी, जो उनको पहले आज़ादी थी, इस्लामिक क्रांति से पहले जो आज़ादी थी, और मैंने जितना समझा है अमेरिका की ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि इसमें आप उसके लिए खुद ब खुद काम करते हैं, उसे खुद नहीं उतरना पड़ता, आप खुद आज़ादी के लिए खुद सड़कों पर उतर जाते हैं। बस वो क्या करता है, पोर्ट्रे कर देता है कि आप आज़ादी के लिए लड़िए। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा ये चीज। देखिए, जीन्स है ना, एक समय था कि हमारे देश में, भारत में, महिलाओं को जीन्स पहनने पर मनाही थी, तो महिलाओं ने इसके खिलाफ विद्रोह किया। कहीं भी आप यूएसएसआर का उदाहरण ले लें तो यूएसएसआर कालखंड में भी जीन्स पहनना वहां मना था, तो वहां की युवाओं ने जीन्स को पहनने के लिए अपने घरों से प्रोटेस्ट किया और वो जीन्स उन्होंने पहनी। तो ये मैंने जितना समझा अमेरिका को, अमेरिका हमेशा एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाता है कि आपके बच्चों को, आपकी युवा पीढ़ी को ही आपके खिलाफ हवा कर देता है, चिंगारी को हवा देता है, ताकि वो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से और भी अलग अलग तरीकों के माध्यम से। तो आप इस स्ट्रेटजी पर क्या कहेंगे जो अमेरिका अपनाता है सांस्कृतिक पहलू के नजरिए से? देखिए, सांस्कृतिक क्या है ना कि धर्म और मजहब, ये ऐसी चीजें हैं कि इस पे लोग बहस नहीं करते हैं, डायरेक्ट मार करना शुरू कर देते हैं। तो ये किसी भी देश में अगर धर्म और मजहब पे बात होने लगे, धर्म और मजहब पे आपसी में विचार होने लगे, तो तुरंत आदमी उग्र हो जाता है जी। और इसी साइकोलॉजी का फायदा उठा के ट्रंप जो है बाकी देशों को अस्थिर कर रहे हैं। तो क्या है ना कि अगर मान लीजिए कि बुर्का हो गया, बुर्का पे तो उसको हवा दे देना, है मतलब ऐसा नहीं है कि ईरान में नहीं हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, महिलाओं के खिलाफ हो रही हैं, भुखमरी है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि खामने के खिलाफ लोग खड़े हो जाएं।
उसको हवा देने का काम ट्रंप ने किया, उस चिंगारी को आग बनाने का काम ट्रंप ने किया। और उस आग का नतीजा ये है कि अभी जो आंकड़े हैं वो 10,000, मतलब अब खामनेई ने भी तो मान लिया है, खामनेई ने मान लिया कि वो आंकड़े लगभग 15,000 से ऊपर के हैं जो मौतें हुई हैं। और उसमें सबसे जो मौतें हुई हैं, सबसे भयावह बात यह है कि वो कई जितने युवा हैं ना, वो 30 साल के कम के उम्र के, यानी कि युवा जो है, जेन जी जो है, वो उतरा था आंदोलन के लिए और उसे क्या बदले में मिला? सिर में गोली। बहुत सारे मतलब ये कहा गया है, ये बताया, मानवाधिकार संगठन बता रहे हैं कि उनके सिर में गोली मारी गई है। और वो सारे 30 साल से बहुत ज़्यादा मात्रा में 30 साल से कम लोग हैं, यानी 30 साल के जो लोग हैं, ये युवा पीढ़ी है, वो खामनेई के जो दबाने वाली पॉलिटिक्स है, जो धर्म वाली पॉलिटिक्स है, उसके खिलाफ खड़ी हो रही है। क्या होता है ना कि युवा जो है ना, थोड़ा सा आजाद ख्यालात का होता है जी। आप उसको जितना बेड़ियों में बांधने की कोशिश करोगे, वो उतना एग्रेसिव होगा। इस बात का फायदा ट्रंप ने उठाया। तो मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन ये सांस्कृतिक चीजों पे हमला हुआ, सांस्कृतिक चीजों के जरिए वहां पे उग्र आंदोलन करवाया अमेरिका ने, लेकिन पक्ष इसके पीछे वो है आर्थिक। जी, आर्थिक तो सांस्कृतिक के माध्यम से आर्थिक निशाना ही तो साधा जाता है। हाँ। कि आप मेरी जीन्स पहनेंगे तो एट द एंड प्रॉफिट तो मुझे होगा। तो ये अमेरिका की स्ट्रेटेजी हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका एक तीर से दो निशाने करता है। और आप समझिए, ट्रंप तो एक ऐसे व्यापारी हैं कि उनके व्यापार जाल में आप कब फंस जाएंगे आपको भी नहीं पता चल पाएगा। तो उनके व्यापार जाल से और उनके अपहरण करने की नीति से बचना थोड़ा मुश्किल है, और उस मुश्किल को हम यहाँ आपको बारीकी से समझाने आते हैं। और इस शो को आप ज़रूर देखें, हमारा शो वर्ल्ड वॉरियर, और हमारे प्लेटफॉर्म कड़क को आप अपना सहयोग दें, सपोर्ट दें। और चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा, और हम रोज़ आपको समझाने के लिए ऐसे ही प्रस्तुत होंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।